21 सितंबर 2024 बेंगलुरु के व्याली केवल इलाका। दिन था शनिवार। एक अपार्टमेंट से बहुत तेज बदबू आसपास के लोगों को परेशान कर रही थी। ये बदबू एक 1 BHK के अपार्टमेंट से आ रही थी। यह वही अपार्टमेंट था जहां महालक्ष्मी रहती थी और कुछ दिनों से महालक्ष्मी का ना तो फोन लग रहा था और उसका अपार्टमेंट में भी कई दिनों से ताला लगा हुआ था। महालक्ष्मी के घर वाले उसे ढूंढते हुए उसके अपार्टमेंट तक पहुंचे थे और एक स्पेयर की मदद से महालक्ष्मी की मां मीना और उसकी बड़ी बेटी लक्ष्मी अपार्टमेंट में दाखिल होती है। वो जैसे ही उस अपार्टमेंट में घुसते हैं, एक तेज बदबू उनको सांस लेने से दुश्वार कर देती है। तुरंत ही लक्ष्मी अपने मोबाइल से उस जगह को रिकॉर्ड करने लगती है। दोनों कैसे भी करके अपने मुंह नाक ढक कर अंदर जाते हैं क्योंकि ये बदबू किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। इस रूम में चारों तरफ मक्खियाँ भिनभिना रही थी और कई सारे मैगेट्स भी थे। लक्ष्मी ने रूम के बाथरूम और टॉयलेट को चेक किया, पर वहाँ सब कुछ साफ था। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि बदबू आ सके। रूम भी काफ़ी छोटा था और वहाँ कोई बेड नहीं था, बस एक चादर और एक चटाई पड़ी हुई थी। उस रूम में एक काले रंग का सूटकेस भी था, पर जहाँ से बदबू और मक्खी आ रही थी वो एक फ्रिज था जो कि कमरे के साइड में पड़ा हुआ था। लक्ष्मी ने दोबारा अपने कैमरा को टॉयलेट की ओर किया। शायद वो दोबारा से चेक करना चाहती थी, पर जब वो वापस पलटी तब तक उसकी माँ ने वो फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया था। जैसे ही उसने वो फ्रिज का डोर खोला, एक बहुत ही बदबूदार स्मेल उन दोनों को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया और उस फ्रिज में जो नज़र आया वो उन लोगों के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। जिस अनहोनी की आशंका थी वही हुआ। उनके आंखों के सामने महालक्ष्मी का आधी सड़ी हुई सर और शरीर के बाकी हिस्से के टुकड़े फ्रिज पे पड़े हुए थे। टॉप शेल्फ में उसका पैर और बॉटम शेल्फ में उसका सर रखा हुआ था। ये इतना भयानक मंजर था कि लक्ष्मी और उसकी माँ दोनों जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गई। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। उस कमरे से इतनी तेज बदबू निकल रही थी कि पुलिस वालों को भी अंदर जाने के लिए डबल मास्क लगाना पड़ा। ये ऐसा मंजर था जो शायद ही पुलिस वाले कभी अपने लाइफ में देखे होंगे। ये खबर न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर भी फैल गई। मीडिया तरह तरह के अटकने लगाने लगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ होगा। इधर फोरेंसिक टीम भी घटना वाली स्थान पर पहुंच जाती है। वे लोग जगह की तहकीकात करने लग जाते हैं। जांच में पता चलता है कि कमरे या दरवाजे पर कोई भी जोर जबरदस्ती का निशान नहीं है। मतलब कि ये साफ था कातिल महालक्ष्मी का कोई जान पहचान ही था। इधर मीडिया में क्राइम सीन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा था। खून के निशान थे, मांस के छोटे छोटे लोथड़े यहाँ वहाँ पड़े थे। पर असल में ओरिजिनल क्लिप के अनुसार रूम में ना तो के मांस के टुकड़े पड़े हुए थे और ना ही कोई खून के निशान। कातिल इतना शातिर था कि उसने पूरे रूम को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ किया था। पर फोरेंसिक की टीम लुमिनॉल स्प्रे करके ये पता लगाती है कि ब्लड कहाँ पे गिरा था और किस तरह इसे साफ किया गया था। अब जांच के लिए फ्रिज को सील कर दिया जाता है और लाश के टुकड़ों को लैब में भेज दिया जाता है। और जब शरीर के टुकड़ों को गिना गया तब शुरू में तो वे 30 टुकड़े गिने गए थे, पर बाद में अच्छे से जांच करने के बाद शरीर के 59 टुकड़े होने का बात सामने आया। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ अपराध की दास्तां। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ महालक्ष्मी द मिस्टीरियस मर्डर। 20 सितंबर 2024 को व्याली केवल इलाके में एक तेज बदबू आने से वहां के आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं। ये बदबू किसी मांस के सड़ने की थी और ये बसप्पा गार्डन के 3 मंजिला बिल्डिंग से आ रही थी। लोगों ने जब अपार्टमेंट चेक किया तो वहां ताला लगा हुआ था। फिर लोगों ने उस अपार्टमेंट के मालिक को खबर दी। मालिक जीवन राम ने चेक किया कि उस अपार्टमेंट में एक 29 साल की महालक्ष्मी नाम की लड़की रहती थी। उसने उसे कॉल करने की कोशिश की, पर फोन भी स्विच ऑफ आ रही थी। फिर जीवन राम ने महालक्ष्मी के अपार्टमेंट का एग्रीमेंट बुक निकालकर उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन को कांटेक्ट किया।
वो उन्हें कॉल करके सारी बात बता देते हैं। जैसे ही महालक्ष्मी की माँ ये सब सुनती है, अगले दिन ही अपने बड़ी बेटी के साथ बेंगलुरु आ जाती है और दरवाजा खोलते ही उनका सामना उनके सबसे बड़े डर से होता है। बॉडी की जांच कर रहे डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि बॉडी एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में पहुंच गई है और उनमें मैगेट्स भी लगे हुए हैं। मतलब कि महालक्ष्मी का कत्ल हुए काफी दिन हो चुके थे। पुलिस इस केस को समझने के लिए महालक्ष्मी के पास्ट लाइफ की जानकारी जुटाने लगी, जिससे इस केस की कड़ियां खुलनी शुरू हुई। महालक्ष्मी की मां मीना और पिता चरण सिंह नेपाल की डिगपुर के रहने वाले थे, पर काम की तलाश में वे 35 साल पहले बेंगलुरु में आकर बस गए थे। उनके 4 बच्चे थे, महालक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों जुड़वा थे, और 2 बेटे हुकुम सिंह और नरेश। लक्ष्मी की शादी इमरान से हुई थी और महालक्ष्मी की शादी हेमंता दास से हुई थी और उन दोनों की एक बड़ी बेटी भी थी। लेकिन पिछले साल 2023 से महालक्ष्मी हेमंता से अलग रहने लगी थी। हेमंता की एक मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान थी और महालक्ष्मी मलेश्वरम के फैशन फैक्ट्री नाम के क्लोथिंग आउटलेट में जॉब करती थी। पुलिस की नज़र में पहला सस्पेक्ट था हेमंता दास, क्योंकि ऐसे केसेस में अक्सर देखा गया है कि पति ही कातिल होता है और वो दोनों अलग भी रह रहे थे। पूछताछ में हेमंता ने बताया कि महालक्ष्मी का बाहर किसी से अफेयर था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होती थी। दोनों के बीच डाइवोर्स नहीं हुआ था, पर दोनों अलग रहने लगे थे और बेटी हेमंता के पास ही रहती थी। महालक्ष्मी हर 10-15 दिन में अपनी बेटी से मिलने आती थी और अभी 25 से 30 दिन पहले ही वो अपनी बेटी से मिलकर भी गई थी। अलग होने के बाद महालक्ष्मी अपनी माँ लोग के साथ रहने लगी थी, पर कुछ दिन बाद अपनी माँ से भी अनबन होने के कारण वो व्याली केवल इलाके में 1 BHK अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। उसको यहाँ रहते हुए लगभग 5 से 6 महीने हो गए थे। जॉब के सिलसिले में वो सुबह 6 से 7 बजे अपार्टमेंट से निकलती और रात 10 बजे घर लौटती थी, जिसके कारण उसके पड़ोसियों को भी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और उस मोहल्ले में भी किसी से उसका मिलना जुलना नहीं था। हालांकि उसके मोहल्ले वाले ने बताया कि उसे उन्होंने एक लड़के के साथ आते जाते अक्सर देखा था और वो लड़का अक्सर वहाँ पे 1-2 दिन रुकता भी था। पुलिस को ये पॉइंट काफ़ी अहम लगा, इसलिए पुलिस ने लक्ष्मी की बैकग्राउंड पता करने के लिए पुलिस की कई टीमें जांच पर लगा दी। वे लक्ष्मी के कॉल डिटेल्स और आसपास के CCTV कैमरा को चेक करने लगते हैं और महालक्ष्मी का पति हेमंता को भी दोबारा से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पुलिस के पूछताछ करने पर हेमंता बताता है उसके और महालक्ष्मी की शादी को लगभग 6 साल हो गए थे, पर दोनों के रिश्ते तब बिखरना शुरू हुए जब हेमंता को महालक्ष्मी का कैरेक्टर पर शक होने लगा। हेमंता ने पुलिस को 3 नाम बताए। एक था स्टोर के मैनेजर का, जहाँ पे लक्ष्मी काम करती थी, और एक था दोनों के कॉमन फ्रेंड, और तीसरा जिसे हेमंता को पूरी तरह से शक था कि वही कातिल होगा, क्योंकि वही शख्स उन दोनों के रिश्ते का टूटने की वजह थी। और वो शख्स था अशरफ, जो कि एक बार्बर था और वो उत्तराखंड से था। हेमंता को महालक्ष्मी और अशरफ के अफेयर के बारे में पता चल गया था और इसलिए हेमंता ने नीला मंगला पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल कर दी थी, और जिसके जवाब में महालक्ष्मी ने उल्टा हेमंता पर फिजिकल असॉल्ट करने का शिकायत दर्ज करा दी। एक लड़की का दूसरे धर्म के लड़के के साथ अफेयर होना, फिर उसकी लाश टुकड़ों में फ्रिज में मिलना, ये केस कुछ जानी पहचानी से लग रही है। ये केस सिमिलर लग रही थी 2022 के आफ्ताब श्रद्धा मर्डर केस से, इसलिए मीडिया और लोगों का भी शक पूरी तरह से अशरफ पर था। पर इस केस की सच्चाई कुछ और ही थी। हेमंता की बातों को पुलिस क्रॉस वेरीफाई करती है और उन्हें हेमंता की बातों पर विश्वास हो जाता है कि ये सच बोल रहा है, इसलिए हेमंता अब पुलिस के सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया जाता है। पुलिस के लिए अशरफ एक प्राइम सस्पेक्ट था। अब ये बातें मीडिया पर लीक हो चुकी थी और मीडिया वाले अशरफ को खोज रहे थे और तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे। इसलिए पुलिस अशरफ को मीडिया से बचाते हुए इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले आते हैं। अशरफ ने ये एक्सेप्ट किया कि उसका महालक्ष्मी के साथ अफेयर था, लेकिन उसने ये बताया कि जब हेमंता ने उस पर पुलिस केस किया था, उसी समय से वो महालक्ष्मी से दूरी बना लिया था। ये बात वेरीफाई करने के लिए पुलिस उसका कॉल रिकॉर्डिंग और लोकेशन ट्रेस करती है और उन्हें यकीन भी हो जाता है कि अशरफ सच बोल रहा था। अब पुलिस के पास सिर्फ 2 सस्पेक्ट बचे थे, तो एक से इंटेरोगेट करने के लिए पुलिस क्लोथिंग स्टोर पहुंच जाती है।
जहाँ पर महालक्ष्मी काम करती थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो पता चला, उसे पुलिस के सामने एक नया नाम आया, जिस पर पुलिस को पक्का शक हो गया था, क्योंकि 1 सितंबर को महालक्ष्मी स्टोर पर आई थी और उसी दिन से स्टोर पर काम करने वाला वो शख्स भी गायब था। जब पुलिस को उस शख्स पर शक हुआ, तब उन्होंने बाकी के 2 सस्पेक्ट को भी अपने लिस्ट से हटा दिया और पुलिस को यकीन हो गया कि प्राइम सस्पेक्ट यही है। फिर स्टोर के मैनेजर से उसका नंबर निकाला जाता है। पुलिस उस नंबर का कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकालती है, जिससे ये पता चलता है कि काफी समय से दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, मतलब कि रेगुलर बातें और मैसेजेस होती रहती थी। और लास्ट 2 सितंबर को दोनों के बीच बातचीत हुई थी। और जब पुलिस ने उस नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। इसलिए पुलिस ने उसके लास्ट कांटेक्ट नंबर पर कॉल किया तो कॉल बेंगलुरु में रह रहे स्मृति रंजन को लगा। पुलिस ने जब उसे पूछताछ की तब पता चला कि उस आदमी का नाम मुक्ति रंजन रॉय है और वो उसका भाई है। पुलिस इस केस को सॉल्व करने में बस थोड़ी ही दूर थी और एक भी खबर लीक होती तो इस केस पे जरूर इफेक्ट पड़ता। इसलिए पुलिस ने ये सब बात मीडिया से छुपा कर रखी और अंदर ही अंदर अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा। अब मुक्ति रंजन के 2 भाई और उसकी माँ से पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ में जो पता चलती है उससे इस केस की तस्वीर साफ हो जाती है। मतलब कि उन्हें ये पता चल गया था कि कातिल कौन है। तो पूरा केस समझने के लिए हमें 6 महीना पीछे जाना होगा। 6 महीना पहले मुक्ति क्लोथिंग स्टोर में काम करने के लिए आता है, जहां उसकी मुलाकात महालक्ष्मी से होती है। मुक्ति और लक्ष्मी के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये प्यार में बदल जाता है। दोनों साथ में काफ़ी वक्त बिताने लगे थे। मुक्ति उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट भी लाता था। हालांकि मुक्ति को लक्ष्मी के पास्ट के बारे में सब कुछ पता था, इस बात से उसे कोई भी एतराज़ नहीं था। पर कुछ समय बीतने के बाद महालक्ष्मी मुक्ति से दूरी बनाने लगती है और ये महालक्ष्मी का बदला हुआ रूप मुक्ति को नागवार गुजर रहा था। साथ ही वर्क प्लेस में भी महालक्ष्मी किसी से घंटों बातें करती थी और ये चीज़ मुक्ति के बर्दाश्त के बाहर था। महालक्ष्मी के इस बदले हुए रूप को देखते हुए मुक्ति को महालक्ष्मी पर किसी और से अफेयर होने का शक होता है। महालक्ष्मी थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थी और कुछ पूछने पर वो तुरंत ही भड़क जाती थी, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। महालक्ष्मी हाथ उठाने पर भी पीछे नहीं रहती, ना तो वो वक्त देखती और ना ही कोई जगह का लिहाज करती। वो कहीं भी मुक्ति से झगड़ने लगती। पर मुक्ति महालक्ष्मी से डीपली अटैच था, इसलिए वो हर बार बीच का रास्ता निकालकर उसे सुलह कर लेता था। अब उनकी रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गई थी और ऐसे सिचुएशन में मुक्ति ना तो लक्ष्मी को छोड़ पा रहा था और ना ही उसके साथ रह पा रहा था। 1 सितंबर वो आखिरी दिन था जब वो दोनों जॉब पर एक साथ दिखे थे। उसके अगले दिन मतलब कि 2 सितंबर को मुक्ति महालक्ष्मी को कॉल करके कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है, जिस पर महालक्ष्मी मिलने से मना कर देती है। अब मुक्ति जबरदस्ती आने की बात कहता है तो महालक्ष्मी उसकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन पर कर देती है कि मुक्ति उसको परेशान कर रहा है। अशोकनगर के पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले मुक्ति को पकड़कर ना सिर्फ उसकी पिटाई करते हैं बल्कि मुक्ति के जेब में पड़े 10,850 रुपये भी ले लेते हैं। अब मुक्ति को महालक्ष्मी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो महालक्ष्मी से दोबारा सुलह करना चाहता था। इसलिए वो महालक्ष्मी को दोबारा कॉल कर सिर्फ एक बार मिलने का रिक्वेस्ट करता है। इस बार महालक्ष्मी उसे घर आने की इजाज़त दे देती है। अब 2 सितंबर की रात मुक्ति महालक्ष्मी के अपार्टमेंट में पहुंचती है, जहां पे फिर से दोनों में शादी को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। महालक्ष्मी मुक्ति से शादी करने के लिए प्रेशर डाल रही थी, क्योंकि मुक्ति उसको हर तरह से सपोर्ट करता था, फाइनेंशियली और इमोशनली भी। पर मुक्ति अब इस रिश्ते से तंग आ गया था। वो समझ गया था जो लड़की को पैसों का लालच हो और जिसके कैरेक्टर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसको जीवन साथी बनाना बेवकूफ़ी होगा। इसी बात पर दोनों झगड़ने लगे। महालक्ष्मी ने बातों बातों में फिर से मुक्ति पर हाथ उठा दिया, पर इस बार मुक्ति बर्दाश्त करने वाला नहीं था और उसने भी महालक्ष्मी के सर पर किसी भारी सामान से वार किया। महालक्ष्मी के माथे से खून निकलने लगा। मुक्ति इस कदर गुस्से में पागल था, वो वहां नहीं रुका बल्कि महालक्ष्मी को गला दबाकर उसका दम घोट दिया
अब आधी रात बीत चुकी थी और मुक्ति उसी कमरे में महालक्ष्मी के लाश के साथ बैठा था। वो सोच रहा था कि गुस्से में उसने महालक्ष्मी को तो मार दिया, पर अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि महालक्ष्मी की लाश को कहाँ छुपाए और खुद को पुलिस से कैसे बचाए। फिर उसने अपने फ़ोन निकाला और YouTube पर बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सर्च करने लगा। वो लाश को पंखे से लटकाने की भी कोशिश की जिससे यह मर्डर सुसाइड लगे, पर वहाँ पर उस रूम पे ऐसा कोई भी सामान नहीं था जिस पे वो चढ़कर पंखे तक पहुँच पाता, तो उसने ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। फिर अगले दिन लगभग 11 बजे वो अपार्टमेंट से बाहर निकला और पास ही की दुकान से एक चाकू खरीदा। ये बात पुलिस को भी दिखाई दी थी जब वो आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे थे। उसी चाकू से मुक्ति रंजन ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए। पहले तो उसका प्लान लाश को सूटकेस में डालकर वहां से हटाने का था ताकि उसको ठिकाने लगा सके, पर जिस जगह ये अपार्टमेंट था वो एरिया काफी बिजी रहता था, जहाँ पे लोग काफी रात तक भी बाहर रहते थे, इसलिए उसने पकड़े जाने के डर से ये प्लान भी ड्रॉप कर दिया। तभी मुक्ति की नज़र 165 लीटर फ्रिज पर पड़ी। फिर उसने लाश के टुकड़ों को फ्रिज में भरा और उसका प्लान था कि धीरे धीरे कर वो उस लाश के टुकड़ों को वहां से हटा देगा जिससे किसी को शक नहीं होगा और फ्रिज में रखने से बदबू भी बाहर नहीं जाएगी। उसने घर को अच्छे से साफ कर दिया और पूरी तरह से इंश्योर किया कि कोई भी निशान ना रह जाए, और फिर देर रात बाहर से ताला बंद कर वो वहां से चला गया। मुक्ति वहां से चला तो जाता है पर उसे दोबारा वहां आने की हिम्मत नहीं होती। वो 2 दिन तक परेशान होकर इधर उधर भटकता है और फिर बेंगलुरु में रह रहे अपने भाई स्मृति रंजन को कॉल करता है और घर खाली करने को कहता है। जब स्मृति इसके पीछे की वजह पूछता है तो मुक्ति उसे मिलकर सारी बात बताने की बात कहता है, और जब वो लोग मिलते हैं तब मुक्ति अपना जुर्म अपने भाई के सामने कन्फेस कर देता है। वो उसे सारी बात बताता है कि कैसे वो उससे मिला और उसको उससे प्यार हुआ। वो ये भी बताता है कि उसने महालक्ष्मी पर 7 लाख रुपए खर्च किए थे और उसे सोने के चैन भी दिए थे, पर फिर भी महालक्ष्मी का औरों से अफेयर था, और कैसे उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और नौबत मर्डर तक आ गई। सारी बात बताने के बाद मुक्ति ने स्मृति से शहर छोड़ देने को कहा और फिर खुद उड़ीसा बहरामपुर चला गया अपने भाई सत्यरंजन के पास, जो वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मुक्ति कुछ दिन उसके हॉस्टल में रुकता है। सत्या को ये एहसास हो गया था कि उसका भाई बहुत ही बड़ी परेशानी में था, क्योंकि मुक्ति हमेशा खोया हुआ और चिंता में दिखाई देता था। इसलिए वो मुक्ति को पूछता है तो मुक्ति उसको भी बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता देता है। अब इधर 21 सितंबर को ये केस मीडिया में आ जाता है और मुक्ति को भी ये पता चल जाता है कि ये केस अब पुलिस के हाथ लग गई है और एक न एक दिन पुलिस उस तक जरूर पहुंचेगी। इसलिए 24 सितंबर को वो बहरामपुर से निकलकर अपने माता पिता के पास भद्रक रात के 10 बजे पहुंचता है, और जब माँ को भी ये एहसास हो जाता है कि मुक्ति किसी परेशानी में है, वो भी उससे पूछती है तो मुक्ति उसको भी सारी बातें बता देता है, बस कत्ल करने का तरीका को छुपाए रखा। 25 सितंबर की सुबह 4 बजे मुक्ति अपने पिता की स्कूटी लेकर घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही सुबह होती है वहां से गुजर रहे लोगों को रास्ते पर स्कूटी दिखाई देती है और उससे ही कुछ दूरी पर पेड़ था जिससे मुक्ति की लाश झूल रही थी। मौके पर पुलिस पहुंचती है और उन्हें स्कूटी और जमीन पर पड़ा हुआ बैग मिलता है जिसमें लैपटॉप, कुछ कपड़े, मोबाइल और एक डायरी थी। ओडिशा पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस को इसकी सूचना देती है, जो कि कुछ दिनों से मुक्ति की तलाश कर रही थी। बेंगलुरु पुलिस को उस डायरी में लिखा एक नोट मिलता है जिसमें मुक्ति ने टूटी फूटी इंग्लिश में अपना जुर्म कबूल किया था और साथ ही महालक्ष्मी का आचरण और पुलिस के रिश्वतखोरी का भी जिक्र किया गया था। और ये नोट मुक्ति ने 13 सितंबर 2024 को ही लिखी थी, जिससे ये पता चलता है कि मुक्ति ने ये नोट जब लिखा था तभी उसे एहसास हो गया था कि वो किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा और उसने ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच रखा था। तो ये था केस महालक्ष्मी मर्डर की, जिसमें ये दिखता है कि कैसे एक धोखे की फितरत ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी और उसका हर जाना 2 मासूम परिवारों को भुगतना पड़ा। तो जाने से पहले अगर आप अंत तक हमारे साथ बने रहें उसके लिए दिल से धन्यवाद। और अगर आपको ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज सुनना या देखना अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।